नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम मौजूद हैं 61 नंबर वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है रूपनारायण मेहता जी, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उषा देवी का, जो अब यहाँ के पार्षद हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, इनके वार्ड को लेके, राजनीति को लेके और यहाँ के विकास को लेके। आखिर कितना विकास हो पाया है विगत 2 टर्म में, और कितनी योजनाएं जो सरकार की थी वो धरातल पर उतर पाई है, घर घर तक पहुंच पाई है। इस पर अभी हम चर्चा पर चर्चा सर से करने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं और समझेंगे यहाँ के पूरे विकास को लेके, यहाँ की राजनीति को लेके और यहाँ के सारे व्यवस्था को लेके। सर, नेशन 24 में धन्यवाद आपको। सर, मेरा पहला सवाल है सर, 2 टर्म होने जा रहा है। इसके पहले भी आप रहे हैं, पर उषा देवी 2 टर्म से आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, कितना कार्य, कितना विकास हो पाया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 61 की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें जन समर्थन दिया है, आज से 2002 से लेकर 2022 तक और फिर 22 में भी 2028 तक उन्होंने हमें काम करने का मौका दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बदौलत ही हम लोगों का काम कर पाते हैं और आप हम पर इसी तरह भरोसा जो बनाए रखे हैं उसको मैं हमेशा कर्तव्य के माध्यम से निभाने का प्रयास करूँगा। सर, वो योजना है जो सरकार का हर घर गरीबों तक के लिए था, क्या वो आपके वार्ड में हो पाया? चाहे वो जनरल योजना हो, गली नली हो, चाहे श्रम कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इन सारी योजना, आयुष्मान कार्ड। निश्चित रूप से इस वार्ड में खास करके आप जाने तो ये वार्ड बहुत पिछड़ा वार्ड था। जब 2002 में हम पहली बार चुन कर आए तो सिर्फ 3 रोड ही इस वार्ड का मुख्य रोड हुआ करता था और निकलने का कोई साधन नहीं होगा। अब आए होंगे मेहंदीगंज गुलजारबाग गुमटी से क्रॉस करके, तो वही एक रोड हुआ करता था। एक मुर्तुलीगंज लोहा का पुल रोड था और एक रानीपुर रोड था। लेकिन अभी अब जब इस क्षेत्र में जब गुजरेंगे तो देखेंगे कि हर तरफ, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, सभी तरफ रास्ते निकल चुके हैं, सभी तरफ ढलाई हो चुके हैं। आप अगर पूर्व की तरफ जाइएगा तो सीधे चले जाइएगा आप रानीपुर, मौर्या कॉलोनी होते हैं, और कुछ हिस्सा उसमें बाकी है जो जल्द ही बनने जा रहा है, उसका टेंडर वेंडर हो गया। पश्चिम की तरफ सीधे आप अगम कुआं जाएंगे और उत्तर की तरफ गुमटी, लोहा के पुल और रानीपुर से लोग निकलते हैं और छोटी छोटी और भी जगह है जहाँ से सीढ़ी के माध्यम से, तो कभी अंडरपास के माध्यम से लोग निकलते हैं। लेकिन इसमें का सबसे बड़ा इस विकास का कारण है कि इसको NH-30 से जोड़ना। तो ये पूरी तरह से NH-30 से जुड़ चुका है, चाहे अगमकुआं पहाड़ी रोड हो, चाहे कमलदह पथ हो, चाहे मेहंदीगंज पैजावा रोड हो, या रानीपुर पैजावा रोड हो, या गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ हो। ये इसकी चौहद्दी ही ऐसा है जो एक कटोरा के रूप में, जब पूरब की ओर गुरु गोविंद सिंह पथ है और इधर निरंजनपुर खरुनिया नाला है पश्चिम में, और उत्तर में रेलवे लाइन है और दक्षिण में NH-30 है। इससे पहले चकिया और पैजावा गांव भी इस वार्ड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2007 में कटने के कारण वो अलग हो गए और वार्ड नंबर 56 का हिस्सा वो बना। लेकिन फिर भी एक घनी आबादी है, सिटी गलियों का शहर है और गलियों के शहर में समस्याएं ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजमर्रा का कारण मजदूरी है, खेती है, किसान बहुल क्षेत्र है, तो उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन जो भी आती है यहाँ, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके काम को करते हैं और करते भी। कुछ काम छोड़कर बाकी तो काम कर ही देते हैं। सर, एक मुख्य समस्या जो मुझे नजर आई थी, जब हम आपके मेहंदीगंज से गुमटी पार करके जब हम आते हैं तो एक ड्रेनेज सिस्टम हमें दिखता है जो पानी क्रॉस कर रहा है, वो सड़क के लेवल तक पानी है। क्या उसकी कुछ व्यवस्था नहीं? क्योंकि यदि कोई बच्चे क्रॉस करे या महिलाएं को लड़खड़ा जाए तो उसमें काफी हानि हो सकता है। जब मेहंदीगंज NH-30 रोड को हम लोगों ने निर्माण कराया था तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई कि ठेकेदार ने उस पुल को बनाने का काम नहीं किया था। वो ड्रेनेज नहीं है, नाला बड़ा नाला है, और बड़ा नाला के लिए हम लोगों ने सरकार को लिखा था, और निकट भविष्य में चूंकि चुनाव आ गए तो पुल नहीं बन पाया था। लेकिन लोग, समस्या यह है कि वहाँ पर घेरा हुआ था, लेकिन ट्रैक्टर जाने से वो टूट गए थी। लेकिन उससे उसका कोई नुकसान नहीं है, पानी स्वतः पार हो जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब बरसात आता है। बरसात आता है तो जितने देर पानी बरसते हैं तो पूरे 8 बाढ़ का पानी इस बाढ़ में आता है,
और इसके कारण इस ज़्यादा पानी का फ्लो होता है तो थोड़ा देर के लिए, लेकिन उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था हमने वहीं के जहाँ आप नाला से गुजरते होंगे उसी के बगल में एक रोड मैंने बनाया जो सीधे रेलवे लाइन को जोड़ती है, उसके माध्यम से भी लोग जाते हैं। लेकिन निकट भविष्य में मैंने माननीय विधायक नंदकिशोर यादव जी से आग्रह किया था और उन्होंने उस टेंडर को स्वीकृत भी करा दिया है। तो हमें लगता है कि महीना दिन के अंदर उसमें काम भी लगेगा और लग के उसको बनाने का मतलब कि आने वाले समय में बच्चे और महिलाओं खासकर उनको राहत मिल जाएगी उधर से गुजरने। नहीं, वो चौड़ा रोड है, उसमें कहीं कोई गिरते उरते नहीं है। पहले मैंने घेरवा दिया था, लेकिन ट्रैक्टर वैक्टर आने के काम चूंकि चलता रोड है वो टूट टाट गया है, लेकिन उसको उसमें गिरता नहीं है चूंकि वहाँ की चौड़ाई 14-15 फीट है तो सोता है। लेकिन हाँ, उसको बनाने की आवश्यकता जरूर है और हम लोग जल्द ही बनाएंगे। मैंने जैसे ही कहा कि आपको कि मैंने माननीय पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जी को आग्रह किया है और उसको उन्होंने टेंडर में भी भेज दिया, निकट भविष्य में बनेगा। तो महिलाओं की सुरक्षा आपके वार्ड में क्या स्थिति है और क्या सीसीटीवी कैमरा आप भी अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं कि निगरानी रखी जाए ताकि असामाजिक तत्वों पर? देखिए, ये तो पहले मैं 2002 से ही इसके पक्ष में रहा हूँ और आप जब हमारे क्षेत्र में घुसेंगे तो लोहा के पुल में जैसे ही घुसेंगे तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा है। व्यक्तिगत आग्रह पर मैंने लोगों का, चूंकि सरकार के माध्यम से हर चीज पूरा नहीं किया जा सकता है, तो लोगों से ही आग्रह करके हर मोड़ पर मैंने कैमरा लगवा रखा है। और यहाँ से मेरा जो ऑफिस है वहाँ करीब 58 कैमरा जुड़े हुए हैं। एक जगह से हम 58 जगह को देखते हैं, तो वो सब मैंने पहले ही लोगों के माध्यम से कराया। कोई सरकारी योजना ये नहीं है, मैंने आपसे उसको नेट से जोड़कर हम लोग इसका काम करते हैं। तो महिलाएं खास करके पहले दिक्कत इससे बात होता कि अंधेरी गलियां अंधेरी रहती थी, लेकिन पूर्व में महापौर रही सीता साहू जी और उनके कार्यकाल में लाइट लगे, हजारों 80-85 हजार लाइट लगे पटना में। तो हमारे क्षेत्र में भी प्रचुर मात्रा में लाइट लगा। तो रात में जो एथी रहता था, अंधेरा रहता था, उसको उजाले के रूप में दूर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से उससे भी महिलाओं की सुरक्षा विशेष रूप से होती है। और खास करके जो जंगली जानवर रहते हैं रोड पर, जो जानवर घूमते हैं, बच्चों को महिलाओं को काट लिया करते थे, तो निश्चित रूप से इससे भी निजात मिला है। चलिए, अभी तो हम वार्ड का बात कर रहे थे, अब हम इससे राजनीति की बात करने जा रहे हैं। चूंकि आपको बता दें कि ये बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। सर, किस बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी और बीजेपी का रोल क्या होगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से आज से 27 सालों से जुड़ा रहा हूँ और मंडल से लेके और प्रदेश तक की राजनीति मैंने अब तक की है। एक कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी एक कोई पोस्ट नहीं होता है, वो दायित्व होता है। भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है कि कोई भी पोस्ट आपको दिया गया तो दायित्व के रूप में, यानी जिम्मेवारी आपकी है। तो मैं पहले मंडल का पदाधिकारी से लेके और युवा मोर्चा से जुड़ा। युवा मोर्चा में 6 वर्ष कार्य समिति के सदस्य रहा। उसके बाद युवा मोर्चा में मुझे 6 वर्ष प्रदेश के मंत्री के रूप में और प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के टीम में मैं प्रदेश का मंत्री बना और छपरा, सिवान और गोपालगंज का प्रभार हमें क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में मिला, तो मैंने उसमें भी काम किया। फिर माननीय संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उनके भी नेतृत्व में मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ। और जो भी दायित्व है, अभी हमारे पास समस्तीपुर का दायित्व है, तो उसका कार्य का निर्वहन करते हैं। तो पोस्ट के रूप में नहीं, दायित्व के रूप में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। सर, मेरा सवाल फिर से है सर कि बीजेपी इस राजनीतिक चुनाव में किस करवट बैठेगी? क्या महागठबंधन के साथ फिर कुछ चांस बनेगा या फिर अकेले लड़ना? देखिए, मैं तो बहुत ही मजबूती से ये बात बोलता हूँ। माननीय हम लोग के गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की बैठक में मैं भी मौजूद था और अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है दरभंगा में। उसमें हम लोग के प्रभारी, बिहार के प्रभारी टावरे जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ लड़ेगी, लेकिन कोई महागठबंधन या कोई अन्य दल से कोई समझौता नहीं होगी। लेकिन ये विषय मेरे लिए नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा बेहतर कहेंगे। लेकिन चूंकि मैं उसका एक हिस्सा हूँ, इसलिए आपने छेड़ा है, तो इस बात को मैंने कहा। पर महागठबंधन का बड़े दावे हैं कि इस बार जो है बीजेपी कहीं नहीं ठहरेगा और इस चुनाव में बीजेपी का सारा कुछ सफाया हो जाएगा। अब राजनीतिक दल है तो दावा तो करेंगे, लेकिन आप देखिए कि कुटनी का चुनाव और गोपालगंज का चुनाव, गोपालगंज तो भारतीय जनता पार्टी के था और कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार का होता है।
तो गोपालगंज भी हार गए, कुटनी भी हार गए। मैं लगातार कुटनी में था 5 दिन। फिर मोकामा में मैं गया था, तो मोकामा में भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटों का है 63,000 वोट अकेले लाना, जब नीतीश जी के साथ थे हम लोग, तो नहीं कहीं ना कहीं हम लोग का वोटों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अकेले दम पर 63,000 और वहाँ आरजेडी कुछ थोड़ी जीती है मोकामा। वहाँ तो माननीय विधायक, पूर्व विधायक अनंत सिंह जी थे, उनका अपना जलवा है, तो उसके माध्यम से। लेकिन जब वो पार्टी में आए महागठबंधन में, तो उनकी वोट घट गई। वो 34-36 हजार से जीते थे, 16,000 से जीते। तो महागठबंधन की क्या स्थिति है वो कहने की आवश्यकता है। दावा अपना अपना लोग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकते। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे रूपनारायण मेहता जी को, जिन्होंने बहुत बेबाक ढंग से जो है वार्ड के भी बातों पे चर्चा की है और चुनाव पे भी चर्चा हुई, राजनीति पे भी चर्चा हुई। इनका स्पष्ट कहना है कि जो स्थिति और जो समीकरण अभी बन रहा है आगामी चुनाव को लेकर, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसको पसंद करती है, किसे पसंद नहीं करती है। क्योंकि इसका थोड़ा सा जो मतलब सिनेमा ट्रायल कहेंगे आप, उसको देख सकते हैं, कुटनी चुनाव और गोपालगंज चुनाव। तो इन सारी चीज़ों को बातों के साथ जो है अभी हमारे साथ चर्चा पे थे रूपनारायण मेहता जी। आप आगे बने रहिए नेशन 24 के साथ, और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।